कुछ अरसा पहले इजराइल में एक एक्सकवेशन के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। नॉर्मली तो ये एक रूटीन डिस्कवरी होती, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखकर हर कोई शॉक हो गया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का नाम था। जूइश माइनॉरिटी मानती है कि ये इंसिडेंट एक डिवाइन इशारा है कि गॉड नेतन्याहू से कोई बड़ा काम लेना चाहता है, और वो ड्रीम जो बनी इजराइल ऑलमोस्ट 2500 ईयर से देखते आ रहे हैं शायद अब पूरा होने वाला है। ये कहानी या इससे मिलती जुलती कहानियाँ शायद आपने भी सुनी होंगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें कितनी रियलिटी है। क्या सच में नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। स्टोरी शुरू होती है नेतन मेलाकोव्स्की से, जो नेतन्याहू का दादा था। ये एक रशियन जू था, बेलारूस में पैदा हुआ और एक रबाए था। रबाए जुडाइज्म में स्पिरिचुअल लीडर को कहा जाता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जब ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल पैलेस्टाइन से खत्म हुआ और ब्रिटेन का कब्जा हो गया, तो जूस ने दुनिया भर से पैलेस्टाइन में माइग्रेट करना शुरू किया। नेतन मेलाकोव्स्की भी अपनी फैमिली के साथ बेलारूस छोड़कर 1924 में जेरूशलम आ गया और इधर परमानेंट सेटल हो गया। ये एक हार्ड कोर ज़ायनिस्ट था और इजराइल को बनाने का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी। उसने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर इजराइल के क़याम की मूवमेंट शुरू की, ब्रिटेन और अमेरिका का सफ़र किया और जूइश नेशनल फंड के लिए फंड रेजिंग की। अमेरिका की जूइश काउंसिल पर इसका बहुत गहरा इन्फ्लुएंस था। सिर्फ 9 मंथ्स में उसने 700 से ज़्यादा लेक्चर्स देकर ज़ायनिज़्म को प्रमोट किया। उसके लेक्चर्स पर बेस्ड एक किताब हिब्रू जुबान में 1928 को पब्लिश हुई, जिसका नाम नेशन एंड स्टेट है। नेतन मेलाकोव्स्की इजराइल को ऑफिशियली बनने से पहले ही 1935 में वफात पा गया, मगर उसका मिशन उसके बच्चों ने कंटिन्यू किया। उसके 9 बच्चे थे, जिनमें से 2 अलीशा और बेंजयून नेतन्याहू ने बहुत नाम कमाया। अलीशा एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर था, जबकि बेंजयून हिब्रू लैंग्वेज का प्रोफेसर। इजराइल तो उनकी ज़िंदगी में बन गया, लेकिन बेंजयून ग्रेटर इजराइल का शदीद सपोर्टर था। बेंजामिन नेतन्याहू जेरूशलम में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपनी एजुकेशन अमेरिका से ली। पहले MIT यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट की डिग्रीज ली और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडीज़ पॉलिटिकल साइंस में की। अपने भाई जोनाथन की तरह नेतन्याहू भी इजरायली आर्मी का हिस्सा रहा। 1967 और 1973 के अरब इजराइल वॉर्स में उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इस वॉर्स के दौरान वो जख्मी भी हुआ। 1972 में उसके कांधे में गोली लगी। उसके बाद उसे रेगुलर आर्मी से तो रिटायर कर दिया गया, लेकिन रिजर्व फोर्स में रखा गया। इस दौरान नेतन्याहू ने लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और पैलेस्टाइन के खिलाफ मल्टीपल ऑपरेशंस में खुद हिस्सा लिया। अपने दादा और बाप की तरह वो भी स्ट्रांगली मानता था कि अरब्स को इस रीजन से निकालकर ग्रेटर इजराइल का बनाना बहुत जरूरी है। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. और इस मिशन के लिए उसने अमेरिकन जूइश लॉबी को एक टूल के तौर पर यूज करना शुरू किया, जो उसकी फैमिली के साथ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से लिंक्ड थी। नेतन्याहू ने अमेरिका में एज अ टेररिज्म एक्सपर्ट के मीडिया में आना स्टार्ट किया और 1980s में वाशिंगटन में इजरायली एम्बेसी में ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन गया। आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका में जूइश राइट्स को सेफगार्ड करने वाली सेलिब्रिटी बन गया और फिर 34 ईयर्स में नेतन्याहू वाज अपॉइंटेड एज इजरायली एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशंस। 1980s के डेकेड में जब वो अमेरिका में था, नेतन्याहू बहुत इन्फ्लुएंस हुआ एक जूइश रबाए से, जिसका नाम था मेनाचम मेंडल श्नेयरसन। रबाए मेनाचम को 20th सेंचुरी का मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जू माना जाता है। इसी डेकेड में उसने एक रियल एस्टेट टाइकून फ्रेड ट्रंप से भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप किए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रेड ट्रंप आज के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बाप था। 1980s के एंड में नेतन्याहू की लाइफ एक नए मोड़ पर आ गई। इसने 1988 में यूनाइटेड नेशन से रिजाइन किया और इजराइल में एक कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल बेस को स्टार्ट किया। इस दौर में अमेरिका पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान पीस डील करवा रहा था। उस पीस डील का नाम ओस्लो एग्रीमेंट था।
और इसमें फ़लस्तीन से यासिर अराफात, अमेरिका से बिल क्लिंटन और इजराइल से प्राइम मिनिस्टर राबीन आगे आगे थे। नेतन्याहू इस वक्त कंजर्वेटिव लिकुड पार्टी का लीडर था। उसने इस पीस डील की अपोजिशन में अल्ट्रा रिलीजियस और सिक्योरिटी माइंडेड कंजर्वेटिव लोगों की कोलिशन बनाना स्टार्ट कर दी, जो ओस्लो एग्रीमेंट के डेडली अगेंस्ट थी। इजराइल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और नेतन्याहू ने लोगों को इजरायली प्राइम मिनिस्टर राबीन के खिलाफ करना स्टार्ट किया। इन प्रोटेस्ट को खुद नेतन्याहू लीड करता था। ऐसा नहीं था कि इजराइल के लोग पीस नहीं चाहते थे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर राबीन ने भी 100,000 लोगों को इकट्ठा किया, जो इस बात का सबूत है कि लोग राबीन के साथ थे। लेकिन नेतन्याहू की हेट स्पीचेस से इंसाइट होकर एक दिन एक जलसे में यगिल आमिर नामी बंदे ने गोली मारकर प्राइम मिनिस्टर राबीन को मार दिया। सबने नेतन्याहू को इस मर्डर का ब्लेम दिया। राबीन की आखिरी रसूमात में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी हाजिरी दी और कहा, योर प्राइम मिनिस्टर वाज अ मार्टर फॉर पीस बट ही वाज अ विक्टिम ऑफ हेट। इसके बाद इलेक्शंस का दौर था और नेतन्याहू की हार यकीनी थी, क्योंकि लोगों को राबीन के मर्डर का दुख था। लेकिन आनन फानन नक्शा चेंज होता है और सिर्फ 9 दिनों में इजराइल में 4 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिनमें 59 लोग मारे जाते हैं और 100 जख्मी। ये अनवांटेड हमला करवाता तो हमास है, लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा नेतन्याहू को होता है। अब इजराइल में एक नया स्लोगन रेज होता है, दिस पीस इज किलिंग अस, द लिकुड वॉज राइट। हमास के हमलों से एक ऐसा माहौल बनता है कि नेतन्याहू, जिसका पब्लिसिटी ग्राफ राबीन के मर्डर की वजह से गिर गया था, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। प्राइम मिनिस्टर बनते ही नेतन्याहू पीस डील को डिरेल करना स्टार्ट कर देता है। 1996 में नेतन्याहू ने यूएस में जाकर यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से एड्रेस किया और उनका ओपिनियन एंटी पीस डेवलप किया। इसने प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में भी यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से एड्रेस किया और ये हिस्ट्री में चर्चिल के बाद दूसरा फॉरेन हेड ऑफ स्टेट है जिसने अमेरिका की कांग्रेस में एड्रेस किया। इसी दौर में नेतन्याहू ने एक और हार्ड लाइन लीडर जेरूसलम के मेयर एहूद अलमॉट के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वेस्ट बैंक की वो सेटलमेंट्स जो पीस एग्रीमेंट्स के तहत एम्प्टी की गई थी, उन पर दोबारा जूइश सेटलमेंट्स बसाई जाएंगी। इस फैसले ने मैसिव राइट्स ट्रिगर किए। हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन और डजन्स ऑफ इजरायली इस वायलेंस में मर गए। लेटर ऑन एहूद अलमॉट भी इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना। इसकी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से नेतन्याहू 1999 के इलेक्शन में हार गया और टेम्पोरेरीली पॉलिटिक्स से रिटायर होने का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही वो वापस पॉलिटिक्स में आ गया। 2003 से 2005 तक वो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर रहा। 2006 के इलेक्शन के बाद नेतन्याहू ऑपोजिशन लीडर बना और 2009 में वो दूसरी दफा इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तब से उसने अपनी नेशन को एक नया नैरेटिव दिया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. फेमस जर्नलिस्ट रॉबर्ट फिस्क पहले ही लिख चुका था कि अगर नेतन्याहू को रोका ना गया तो वो ईरान के साथ वॉर स्टार्ट करेगा। रॉबर्ट फिस्क अपनी प्रेडिक्शन को अपनी जिंदगी में सच होते हुए तो ना देख पाया, मगर उसकी डेथ के 5 साल बाद जब इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक स्टार्ट की तो उसके वर्ड्स सच साबित हो गए। नेतन्याहू ने अपना बहुत सा टाइम अमेरिका में गुजारा था। वो यूएस प्रेसिडेंट के फादर का दोस्त था और फ्लुएंट अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता था। जब वो अमेरिकन को इनके स्टाइल में ये कन्विंस करता है कि मैं आपकी वॉर लड़ रहा हूँ क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर वेपन इजराइल से ज़्यादा अमेरिका के लिए थ्रेट है, तो अमेरिकन भी इसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। Nuclear weapons. Nuclear weapons. Nuclear weapons. Atomic bombs. 2013 में नेतन्याहू तीसरी दफ़ा, 2015 में चौथी दफ़ा और 2019 में 5वीं दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना। मतलब 2013 से 2021 तक कॉन्टिन्यूसली 8 ईयर्स उसने पावर में गुजारे और इजराइल का सबसे लंबा टाइम सर्व करने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसी तरह 2021 में वो अपोजिशन लीडर बना, लेकिन 2022 के इलेक्शन के बाद वो 6ठी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और आज तक पावर में है। इसी दौर में नेतन्याहू पे 3 करप्शन केसेस भी स्टार्ट हुए जो कि फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्राइबरी के थे। ये बात याद रखनी चाहिए कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में लाख खराबियां होंगी, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि एक लीडर को नॉर्मली ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाता।
लोग न्यू चेहरे देखना पसंद करते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी पॉलिटिक्स को सस्टेन रखने के लिए रिलीजियस सिंबोलिज्म का सहारा लिया। कभी वो एस्केवेशन से अपना नाम निकलने वाली प्रोफेसी को हाईलाइट करता है, कभी मस्जिद अक्सा के नीचे टनल्स की वीडियो रिलीज करता है, और कभी रिलीजियस शॉल लपेट कर वेलिंग वॉल के सामने दुआ मांगता। ये सब एक्ट्स उस रिलीजियस ग्रुप को प्लीज करने के लिए होते हैं जो ग्रेटर इसराइल का ड्रीम अपनी आंखों में सजाए हुए हैं। मगर रियलिटी ये है कि कोई भी सेंसिबल इंसान ये समझता है कि ग्रेटर इसराइल का मतलब मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन के सिवा कुछ नहीं।